इसके साथ साथ एक नियम यह आता है कि यदि राहु और केतु हैं और उनमें यह कहा गया कि चूंकि ये वक्री होते हैं, तो राहु और केतु के लिए क्या है कि ये बाधक स्थान इनके लिए अर्गला हो जाता है। अब देखिएगा, सूत्र जोड़िएगा। अगर राहु, अभी बाधक स्थान यहां पे हमने देखा, यहां पे हमने देखा, यहां पे देखा, यहां पे देखा, अगर राहु केतु किसी की कुंडली में किसी भी भाव से यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर अर्थात द्वादश भाव में, तृतीय भाव में, दशम भाव में और नवम भाव में राहु अथवा केतु बैठे हैं, तो वह अर्गला क्रिएट कर देते हैं। और बाधक अर्गला स्थानों में, अर्थात वह द्वितीय भाव में रहेगा तो बाधक हो जाएगा, चतुर्थ भाव में रहेगा तो बाधक हो जाएगा, पंचम भाव में रहेगा तो बाधक हो जाएगा और एकादश भाव में रहेगा तो बाधक हो जाएगा। तो राहु केतु के लिए नियम अलग हो गया, परंतु वहां रीजन क्या दिया गया कि राहु केतु वक्री होते हैं इसलिए। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वक्री ग्रह बिल्कुल विपरीत कार्य करते हों और हमें यह रिसर्च करना की बात हो गई। अब इस पर शोध करना है कि वक्री ग्रह यदि अर्गला स्थान पर बैठा है तो वह बाधक दे रहा है, और यदि वह बाधक स्थान पर बैठा है तो वह अर्गला प्रदान कर रहा है। वक्री ग्रहों के लिए यहाँ से बृहत् पराशर होरा शास्त्र को पढ़ करके मुझे बहुत स्पष्ट सूत्र मिलता है, और जो मेरी अपनी समझ है, जो मेरी अपनी विजडम है, उसके आधार पर मैं तो यही समझ पा रहा हूँ कि वक्री ग्रह के लिए, अगर वक्री ग्रह किसी का बाधक स्थानों में, बाधक स्थान एक होता है 9, 11, 9 और 7, वो बाधक नहीं है। अर्गला के संदर्भ में जो बाधक स्थान है यानी कि द्वादश भाव, तृतीय भाव, दशम भाव और नवम भाव, यदि यहां पर वक्री ग्रह बैठे हैं तो आप यह समझिए कि वह अर्गला दे रहे होंगे, और यदि वह अर्गला स्थान पर कोई वक्री ग्रह बैठा हुआ है तो वह बाधक है, वह बाधा दे रहा है। यह भी हमें विशेष रूप से समझना चाहिए। अब हमने एक बात बताई कि भाई कोई ग्रह यहां बैठा है और यहां बैठा है तो सीधा क्या अर्गला निश्चित हो जा रहा है? नहीं। अब इनके क्रम भी दिए गए हैं और किसी राशि में कितने चरण पर कौन ग्रह बैठा है उसके आधार पर बात होगी, तो उस चरण की भी बात हम आपके सामने कर देते हैं। एक विशेष सूत्र बृहत् पराशर होरा शास्त्र में मिलता है